बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा था और रिप्रोडक्शन में स्टार्टअप हो गया था। अब टेस्टिज बताना था, तो मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम चल रहा था, तो मेल रिप्रोडक्टिव में अब हम लोग चलते हैं टेस्टिज की तरफ। जैसा कि फिगर में आप लोगों को हम बनाए थे, ये हो गया क्या, यूरिनरी ब्लीडर, और ये था किडनी, है ना। बना लो भाई, ये हो गया किडनी, और ये हो गया जो फिगर आ रहा है यह है यूरेटर ना। चलो, यूरेटर्स हो गया, यह यूरिनरी ब्लीडर हो गया, और यहीं पे कहीं हम आपको बनाए थे टेस्टी। ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर ले थोड़ा सा। ना, ये फिगर आप लोग देखे थे, ये हो गया वास डिफरेंशिया जाता था, ये इसको लूप बनाते हुए आता था, बैक साइड से जाता था ऐसे, और ऐसे करके यहाँ आता था। ये देखो, ये हुआ वासा डिफरेंशिया आ रही थी। चलो पूरा कर ले रहे हैं, ये देखो, यही था ना, यह था वासा डिफरेंशिया, सॉरी डिफरेंशिया, यह टेस्टिस था, और यह हम बताएं एक ये था किडनी, और ये क्या था यूरेटर। तो यूरेटर्स की को लूप बनाते हुए वास डिफरेंशिया आ रही है। थोड़ा सा अब टेस्टिज पढ़ा रहे हैं तो इसका हम लोग डिटेल फिगर यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो टेस्टिज होती है इसको कवरिंग की हुई 3 लेयर होती है। जैसे देखो, इस लेयर का क्या नाम है, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और देखो यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है, यह बीज की तरफ 2 भागों में बांट देती है। इसका नाम क्या है, मीडिया स्टीनम। हाँ तो बेटा, ये देखो जैसे आलू देखे हो, आलू को चारों तरफ से घेरा हुआ क्या होता है, छिलका होता है, और छिलके के अंदर जो होता है आलू होता है पूरा का, स्ट्रोमा, मतलब समझ लो ये स्ट्रोमा है पूरा का पूरा तरह। ठीक, अब देखो टेस्टिज को चारों तरफ से घेरे रहती है, और एक लेयर होती है, सेकेंड लेयर देख लो, ये देखो, सेकेंड लेयर को देख रहे हो कि मैं पूरा कवरिंग नहीं बनाया, क्या बना दिया हूँ, थोड़ा सा पोस्टीरियर पे कवरिंग की रहती है। और जो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा ट्यूनिका वेजिनैलिस। 2 लेयर हमने बताया था 3 लेयर, अभी बताएंगे क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा कुछ बातों को समझ लो। हम देख रहे हैं कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है चारों तरफ से कवरिंग की है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया बस केवल हाफ को कवरिंग की है। और जानते रहो जितने भी लेयर हैं, यह जो बनी होती है सीरस मेम्ब्रेन की, कोशिकाओं का नाम सीरस सेल। जैसे समझो माउथ है, हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे माउथ को जो गीला बनाए रखना है, तो इसके चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन करती क्या है, पूरे के पूरे को गीला बनाए रहती है। ऐसा आप लोग कभी देखे होंगे, आप लोगों के साथ हुआ होगा, गर्मी के समय जब भयंकर धूप चलती है तो उस समय आप लोग देखते होंगे कि बाइक से या साइकिल से जब चलेंगे तो नोज वगैरह सांस लेने में ये लगेगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा सॉरी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं, आप लोग कपड़े उपड़े से ढक लेते हैं। तो जो नोज के चारों तरफ जो लेयर होती है वो किसकी है, म्यूकस मेम्ब्रेन की है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है क्या करेगी कि एयर को नमी बनाएगी और म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। ठीक इसी प्रकार यह जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है, यह सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो यह भी अपने चारों तरफ मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनैलिस के
बीच में एक वाटरी फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। और थोड़ा सा जो गांव गांव में रहते होंगे लोग, आप लोग जानते होंगे कि बच्चे जो होते हैं मस्ती करने के लिए, खेलने के लिए चले जाते हैं तालाब या नदी में नहाने। पापा मम्मी मना करते हैं, मानते हैं नहीं। तो उस कंडीशन में क्या, पापा को पता चला कि नहीं हमारा बेटा नहा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको मारने के चक्कर में जाते हैं। तो लड़का जैसे देखता है कि नहीं हमारी मम्मी या पापा आ रहे हैं, तो कूद जाता है तालाब में। अब मम्मी तो जाएगी, पापा पापा चले गए अंदर, अब मार रहे हैं, बेचारा डूब रहा है। थोड़ा सा अंदर बाहर, तो देखोगे वाटर होगा तो उस बच्चे को चोट कम लगेगी। लेकिन अगर वह सोचो कि अगर वह बाहर ही खड़ा इंतजार करे कि नहीं पापा अब हमको मारेंगे, हम बाहर ही रहें, तो चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक इसी प्रकार साइकिल चलाते समय, बाइक चलाते समय, या कोई खेलते समय, या मतलब कि यह आपको टेस्टिज को प्रोटेक्शन करता है, इंजरी से प्रोटेक्शन करता है। हाँ, एबनॉर्मेलिटी आ जाए, या तो ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए। तो कलेक्शन ऑफ वाटर जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको एक बीमारी है, तो बोला जाता है हाइड्रोसील। समझ में आया? मतलब वाटर का कलेक्शन जब ट्यूनिका वेजाइनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया में वाटर का कलेक्शन जब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, तो कहोगे हाइड्रोसिल। हाइड्रो शब्द जानते हो आया है वाटर से। और देखो एक वर्ड बताए थे वेरिकोसिल। वेरिकोसिल में हमने बताया था पेम्निफॉर्म प्लेक्सेज, पीछे वाली वीडियो में देखना। पेम्निफॉर्म, उस बीमारी को वेरिकोसिल कहा जाता है। वेरिकोसिल में होता क्या है कि जो वेंट्स होती हैं, अब जैसे ये समझो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन को लिविंग रहने के लिए मेनली 4 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? आर्टरी, वेन, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? तो जो वेन्स होती हैं वह जालनुमा ऐसे जालनुमा संरचना बना लेती, तो इसको बोला जाता है पेम्निफॉर्म प्लेक्सेज। और वह इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसको बोला जाता है वेरिकोसील। क्लियर? लेकिन यह हाइड्रोसिल क्या है? हाइड्रोसिल ये है कि कलेक्शन ऑफ वाटर या अकुमुलेशन ऑफ वाटर मोर देन नॉर्मल, उसको हाइड्रोसिल कहोगे। अब देखो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, यह अंदर की साइड जैसे है ना गुब्बारा है, गुब्बारे में उंगली धंसाओ तो जैसे ऐसे हो जाता है इसका फिगर। यह हाँ ऐसे ये बना लेता है। इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। ये बताएंगे, घबराओ नहीं। क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल? अब यह टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर जो लोब्यूल होता है नियर अबाउट मान के चलो, जो एक टेस्टिज में, दो टेस्टिज होती है, ठीक, एक टेस्टिज में नियर अबाउट ये मान के चलो 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्लियर? अब जैसे देखो हम कह रहे हैं कि एक गमला ले लो और इस गमले में एक फ्लावर को लगाओ ना। इस फ्लावर को जब हम लोग लगाते हैं, तो भगवान ने क्या किया यहाँ पर, इसके अंदर जाल नुमा धागे नुमा संरचना के जैसा ब्रांचेज ऐसे, है ना, क्या लगा दिया? फ्लावर लगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर को सेमेनी फेरस ट्यूब्यूल, क्या बोलते हैं? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक टेस्टिज में, हालांकि एनसीईआरटी बताती है 1 से 3, लेकिन कुछ कुछ किताबें होती हैं जो बताती हैं 1 से 4। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 1 से लेकर 3 तक सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल सबने एक बनाया है। अब देखो जब आपने फूल लगाया, तो क्या ऐसे फ्लावर को, प्लांट को लगाकर ऐसे छोड़ दोगे? नहीं ना। क्या करोगे? चारों तरफ क्या कर दोगे? मिट्टी रख दोगे भैया। तो इसी इसी प्रकार यहाँ भी कोशिकाओं का या टिश्यू रहते हैं, इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल। सेल इंटरस्टिशियल सेल का सीधा लिख लो सेल ऑफ लेडी।
सेल ऑफ लीडिंग, सेल ऑफ लीडिंग का काम है सेल ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, जो मेल में हार्मोन्स निकलता है सेल ऑफ लीडिंग निकालती है। और मैं जो और उस हार्मोन्स का नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन। और मुख्य रूप से जो एंड्रोजन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, मतलब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का निकलना है। अब देखो, अब यहीं पे होता क्या है कि यहाँ भी हमने बताया था 1 से 3, आप मान के चलो, तो यहाँ भी रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेगा, इसमें भी रहेगा, और देखो इसमें। तो होता क्या है, देखो आप लोग देखे होंगे यहाँ से इस साइड जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आए हैं ब्लंट हो गए, मतलब कि खुले नहीं हैं। अब देखो फिर यह सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, जोड़ दिया हमने। देखो, और जब यह आगे की साइड जब आते हैं तो यह जैसे जालनुमा संरचना बना लेते हैं। अब जब जालनुमा संरचना बना लेंगे उसी का नाम है रेटी टेस्टी। क्या नाम है? रेटी टेस्टी। क्लियर? अब यह ऐसे देख लो, आप लोग अगर न्यूज में देखते होंगे तो कभी कभी न्यूज में देखो ऐसे दे देता है, खरगोश बैठा रहता है, उसको बताते हैं कि रास्ता बताओ, भूल भुलैया वाला ना। इसको बोला मतलब कि देखो रेटी टेस्टिज का जो ये शब्द आया है, रेटिकुलर, आप रेटिकुलर नाम सुनेंगे तो जालनुमा होता है, तो ठीक इसी प्रकार ये भी है रेटी टेस्टिज। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता क्या है, कहोगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्लियर? तो पिता का स्पर्म कहाँ पे बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। आगे स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ाएंगे तो इस जर्म सेल होती है, नर्स सेल होती है, या नर्स सेल बोला जाता है या सर्टोली सेल बोला जाता है, तो उससे नर्स सेल सॉरी जर्म सेल से ही जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर टर्सरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर लास्ट में बन जाता है स्पर्म पिता का बनेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं क्लियर करूंगा, फिलहाल बस आपको यहाँ ये हम समझा दें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पिता का स्पर्म बनता है। अब देखो, जब पिता का स्पर्म बनता है तो यहाँ पे यह पिता का स्पर्म यहाँ पे आया। अब देखो ये भूल भुलैया वाला रास्ता है, तो यहाँ से निकल, इसको समझ में नहीं आता है कि हम निकले कहाँ से, तो भगवान ने इसके लिए एक, इसको मिटा दे रहे हैं, तो इसके लिए भगवान ने यहाँ पे क्या बना दिया, देखो इसके लिए भगवान ने यहाँ पे बना दिया, ये नियर अबाउट 1 दर्जन मान के चलो, कुछ किताबें होती हैं 15 to 16 बताती हैं, हम 3-4 बनाए हैं, तो यहाँ पे नियर अबाउट 12 to 16 एक एंट्री, मतलब कि यहाँ से क्या एंट्री करेगा, फिर पिता का स्पर्म बाहर निकलेगा। अब देखो ये हुआ, है ना। यह जो फिगर है आप लोगों को पीछे पढ़ाया था ना कि एपिडिडाइमिस, और यह जो इंट्री से नाम याद कर लो, इंट्री से नाम याद कर लो, ये वाला जो वर्ड है इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में भी आएगा। अभी सब लिखेंगे, घबराना मत कि हम मिटा रहे हैं, तो लिखेंगे, इसके बारे में हम पूरा लिख देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा जगह हमारे पास नहीं है, तो देखो इसका नाम क्या हो गया, कहोगी वास इफ्रेंसिया, है ना। मतलब कि रेटिस टेस्टिस से पिता का जो स्पर्म है चलते चलते थक गया है, तो वो चला जाएगा इसके पास, वासिफ्रेंसिया के जैसे ही रास्ता मिला, यह चला जाएगा ईपीडिडाइमिस के पास, ईपीडिडाइमिस के पास। क्लियर? अब ईपीडिडाइमिस के पास जब गया
तो देखो इपिडिडाइमिस को यहाँ पे जाने के बाद आप ही लोग सोचो कि अगर आप क्लास में आना जब हमारी क्लास चलती है लाइव, तो आप लोग दूर से आते हो, पानी रखे रहते हैं, तो क्या करते हो वहाँ से आकर रेस्ट करते हो, फिर पानी कर पीते हो, फिर हमारी क्लास में आते हो। तो देखो ठीक इसी प्रकार जो हमारा पिता का स्पर्म है इस भूल भुलैया में थक जाता है, ये इसको रास्ता नहीं मिलता कि किस तरीके से जाए, चलते 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 जब रास्ता इनको यहाँ से मिल जाता है तो इपिडिडाइमिस के पास थोड़ा सा रेस्ट करता है, तो इसको टेम्पररी, परमानेंट नहीं कहेंगे, टेम्पररी रिजर्वर। जो इपिडिडाइमिस होती है ये क्या करती है, टेम्पररी रूप से थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो लेकिन इपिडिडाइमिस का जो वास इफ्रेंसिया है, इपिडिडाइमिस का हेड पार्ट बनाती है, इसका नाम है कार्पस। क्या नाम है? कार्पस। क्लियर? तो इपिडिडाइमिस तो बोलोगे कार्पस या हेड ऑफ इपिडिडाइमिस। क्लियर? इपिडिडाइमिस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, इसीलिए जो वासा इफ्रेंसिया आती है वह इपिडिडाइमिस का हेड पार्ट बनाती है, उसको बोला जाता है कार्पस या हेड ऑफ इपिडिडाइमिस। और मैक्सिमम पार्ट, यह जो यहाँ तक मैक्सिमम पार्ट आया है, यह नियर अबाउट अगर हम इपिडिडाइमिस की बात करें तो नियर अबाउट 4 मीटर्स होती है। कुछ किताबें होती है 4 मीटर्स बोलती हैं, कुछ 3 मीटर्स बोलती है, तो इस पे उस पे न जाओ। फिलहाल हमको समझाना है कि ये इतनी लंबी होती है, इसके कुछ पार्ट होते हैं, और जो मैक्सिमम पार्ट है इसको बोला जाता है काउपुट। काउपुट या बोलते हो बॉडी, दोनों बोलते हो, या काउपुट इपिडिडाइमिस है बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस। और देखो जो इंड पोर्शन मतलब टर्मिनल पोर्शन ऑफ इपिडिडाइमिस नोन एज काउडा। काउडा बोलो या टेल पार्ट बोलो, समझ में आया? मतलब इपिडिडाइमिस को हमने 3 पार्ट में बताया, जहाँ पे वासा इफ्रेंसिया हेड पार्ट बनाती है उसको बोला जाता है कार्पस, कार्पस इपिडिडाइमिस। जो मैक्सिमम पार्ट होता है इपिडिडाइमिस को बॉडी या कापुट इपिडिडाइमिस, इंड पार्ट जो होता है या टेल पार्ट होता है या लास्ट पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है काउडा इपिडिडाइमिस। क्लियर? अब ये तीनों बातें समझ में आई। अब देखो यहीं से, अब यहीं से ये नैरो पार्ट आ जाता है, इसको मिटा रहे हैं, लिखेंगे बेटा घबराओ मत, लिख देंगे, सब समझ में, थोड़ा सा जगह नहीं मेरे पास तो मैं फिगर बनाने के लिए मिटा रहा हूँ। हाँ तो देखो, अब देखो नैरो पार्ट जो यहीं से थोड़ा सा ये जो चौड़ा पार्ट है यहाँ पे क्या आ जा रहा है, नैरो। है ना ये वाला कि यूरेटर्स का लूप बनाते हुए आ गई कहाँ पे, आ गई यहाँ पे, और इसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल। अब देखो हालांकि आप में दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि वास टर्मिनल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंशिया नोन एज एम्पुला, इस पार्ट को बोलोगे एम्पुला। सॉरी, देखो टर्मिनल पार्ट या इंड पार्ट ऑफ इपिडिडाइमिस नोन एज काउडा, यहीं से आ गई जो नैरो पार्ट आ रहा है इसी को तुम लोग बोल रहे हैं वास डिफरेंशिया, यही ना, वास डिफरेंशिया। अब समझो, अब हम वास डिफरेंशिया जब आती है सेमाइनल वेसाइकल के पास, तो एक बात हम बोल सकते हैं कि टर्मिनल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंशिया नोन एज, क्या बोलोगे, एम्पुला। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका नाम हमने क्या बताया, सेमाइनल वेसाइकिल, है ना। इस वाले फिगर में यहाँ पे पोर्शन क्या रहेगा, सेमाइनल वेसाइकल। क्लियर? तो देखो सेमाइनल वेसाइकल और ये डक्ट है, सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट है। तो एक वर्ड आएगा, कनेक्ट एम्पुला विथ सेमाइनल वेसाइकल डक्ट, फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट। देखो अब इसका नाम हो जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट।
अब यहीं पे हमने बनाया है, देखो यह जो डक्ट है, यह है तुम्हारा यूरिनरी ब्लीडर, यूरिनरी ब्लीडर मतलब मूत्राशय ना, मतलब यूरिन किडनी से बन के यहाँ पे कलेक्शन हो गई, ठीक। और हमारे पिता का, देखो हमारे पिता का पेशाब करने का और स्पर्म निकलने का एक ही रास्ता है, इसीलिए उसको बोला जाता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। और लेकिन हमारी माँ का जो होता है वह पेशाब करने का रास्ता अलग होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव रूट जो होता है वो अलग होता है। तो हमारी मम्मी में ये नहीं बोलेंगे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, हमारी मम्मी यूरिनरी ट्रैक्ट अलग होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होता है। लेकिन हमारे पिता में क्या होता है कि देखो यूरिनरी ट्रैक्ट भी एक ही, देखो फिगर से दिख रहा होगा यहाँ पे यूरिन है, यूरिन का निकलने का रास्ता भी यही है। और ये भी देख रहे हो कि यहीं से एक फिगर आया है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट खुल कहाँ रही है, यूरेथ्रा में तो ही खुल रही है, इसको बोला जाता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। कंफ्यूजन मत होना, हमारे पिता में मतलब स्पर्म निकलने का रास्ता और यूरिन निकलने का रास्ता केवल एक ही होता है, इसीलिए यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ से यूरोजेनाइट जो इजैकुलेटरी डक्ट, भाई देखो इस साइड भी इजैकुलेटरी डक्ट होगी, और आप लोगों को जैसे फिगर हमने बताया था 2 टेस्टिज होती हैं, तो इसका भी जो एक इमेज आएगी ये भी तो भाई ऐसे आएगी, तो यहाँ भी तो सेमाइनल वेसाइकल्स होंगी, है कि नहीं। यहाँ भी तो दोनों तरफ का जो ये भी इजैकुलेटरी डक्ट होगा, यहाँ भी इजैकुलेटरी डक्ट है, तो दोनों साइड की इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में आकर खुल जाती है। क्लियर हुआ, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। क्लियर होने देखो अब क्या, अब थोड़ा सा इसमें आ गया कि ये तो जो जो भी हमने पढ़ा, ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ये था। एक्सेसरी ऑर्गन में हमने बताया था ना कि टेस्टिस तो प्राइमरी ऑर्गन या एक नेसेसरी ऑर्गन हो गया। और देखो जैसे इफ्रेंसिया रेटिट ये सॉरी इपेडिडाइमिस वास डिफरेंस, ये तो रूट है ना भाई, तो मतलब कि पिता की स्पर्म पहुंचाने का एक रूट है। यह जो रूट है, इस रूट को ही हम लोग बोला था सहायक अंग है, मतलब पिता की स्पर्म को पहुंचाने मतलब कि बाहर निकालने के लिए ये सहायक अंग है। और फिर अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये जो सेमाइनल वेसाइकल्स ग्लैंड्स है, फिर यहाँ पे हमने एक बात बताया था, यहीं पे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो देखो सेमाइनल वेसाइकल्स में जो होती हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फ्रक्टोज पाया जाता है। तो हमारे पिता के जो स्पर्म यहाँ पे आता है, बेचारा थक जाता है, थक जाने के बाद वह चलने के लिए, अब जानते भाई कि नियर अबाउट लाख लाख स्पर्म एक बार के इजाकुलेशन में निकलते हैं, लेकिन पुत्र कितने होते हैं, एक या दो। जैसे एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम लोग नॉर्मली जो नॉर्मली अपने अगल बगल देखते एक ही लड़का होता है ना। तो देखो यह जो रूट, तो हाँ ये भी हो सकता है कि कुछ न कुछ जो इस रास्ते में चलते चलते बेचारे स्पर्म एक्सपायर कर जाएं, फिर यहाँ पे चलते चलते थक जाएं, मर जाएं। तो इस रास्ते से चलते चलते भी भाई कुछ कमजोर हो सकते हैं, यहाँ भी बेचारा मर जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको फ्रक्टोज, जैसे भाई आप क्या करो, किसी जगह आपको 2-3 किलोमीटर दौड़ना है, तो उससे पहले क्या करते हैं, करते क्या है कि बढ़िया से पानी पी लेते हैं, केला वगैरह अंगूर वगैरह खा लेते हैं कि हम जो 2-3 किलोमीटर दौड़ेंगे उस दौरान हमको तो भोजन वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या करें कि कुछ ले लें। तो ठीक इसी प्रकार देखो यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे फ्रक्टोज, हालांकि देखो फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है नियर अबाउट, ये मान के जो 7-8 एंजाइम 7-8 इसमें पाए जाते हैं, जिसमें एक है फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज क्या कर रहा है, स्पर्म को पावर दे रहा है। पावर आप जानते हो भाई, फ्रूट और फ्रक्टोज जो है एनर्जी दे, ग्लूकोज है तो एनर्जी देगा। तो यहाँ से ग्लूकोज एनर्जी पाने के बाद फिर यह चले जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से आप लोग जान रहे हैं कि पिता का स्पर्म आ जाता है बाहर, बॉडी के बाहर आ जाएगा। और सेमाइन ये हो गया। फिर यह इसका जो द्रव्य मतलब ग्लैंड है, तो कोई ना कोई अपना स्रावी, जैसे ग्लैंड का मतलब ये समझो कि भाई सलाइवरी ग्लैंड, जैसे यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, कहीं बारात में कहीं जा रहे हो और देख लिए पनीर की खूबसूरत खुशबू आ रही है, आ रही, तो क्या होता है, तो यहाँ से जो पैरोटिड ग्लैंड है यह क्या कर रही है, धीरे धीरे सलाइवा का सिक्रीशन कर रही है, तो लार आ रही। ठीक इसी कोई भी ग्लैंड हो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वह कुछ न कुछ पदार्थ का श्रावण करती है।
तो जिसमें हमने बताया था या फ्रक्टोज है, फाइब्रोनोजन हुआ, लाइसिन हुआ, ये सब जितने भी पाए जाएंगे इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो नेचर होता है, हालांकि एल्कलीन मानते हैं, लेकिन कुछ किताबें जो होती हैं वो कहती है स्लाइटली एल्कलीन या न्यूट्रल, दोनों बातें बोलती हैं। क्या बोलती है? या तो उदासीन होगा या तो क्या होता है, एल्कलीन। जैसे एल्कलीन क्यों होता है आगे बताएंगे। फिर यहाँ पे जस्ट जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, यहीं पे एक ग्लैंड होती है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड का देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यह भी कुछ न कुछ मटेरियल को निकालती है, और इसका जो जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो नेचर होता है वह एल्कलीन होता है। एल्कलीन क्यों होता है? जैसे ऐसे समझो, ये मान लो कि हम जानते हैं कि जो हमारे पापा के यूरिन निकलता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्या है आप लोग समझ लो कि जैसे एसिड बोलते हैं, नॉर्मल गाँव वाली भाषा बोलते हैं कि अरे यार एसिड है। तो अब ये बताओ, एसिडिक तो स्लाइटली एसिडिक है, तो इस दौरान अगर हमारे पिता का स्पर्म इस रास्ते पर अगर यूरिन की थोड़ी सी मात्रा अगर रहेगी तो हमारे पिता का स्पर्म बचेगा? मर जाएगा, बच्चे नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। क्लियर? तो क्या होता है, जैसे समझो कि जैसे ही पिता का स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट के पास आया तो प्रोस्टेट ग्लैंड सफाई करना स्टार्ट कर देती कि नहीं भाई, यहाँ पर जो एसिडिटी, यूरिन की एसिडिटी, इसको कम किया जाए, नहीं तो हमारे पिता का जो स्पर्म है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मर जाएगा। देखो फिर, अब जस्ट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड दो ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है, जिसको हम लोग बताए थे, अभी पूरा लिखेंगे समझ जाओगे, यहाँ पे हम सब फिगर से समझा देंगे, जो लिखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल जो मटर्स लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, इसका भी हम बताए, इसका भी टेस्टिज का भी शेप वालनट शेप या अवॉइड शेप होता है। यह वालनट मतलब अखरोट के आकार का, अवॉइड का मतलब होता है जैसे अंडाकार। ये बताएंगे, वेट बताएंगे, साइज बताएंगे, घबराओ मत। फिलहाल जैसे ये कि जो काउपर्स बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड मटर शेप्स होती हैं, यह भी जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? लुब्रिकेशन। प्रोस्टेट ने तो ये किया कि साफ सफाई कर दिया, लेकिन इस रास्ते पर जैसे देखो, हम लोग बरसात के समय में जब चलते हैं तो क्या होता है, सोचते हैं अरे यार चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, अगर गिरे स्लिप खा के बहुत दूर तक जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये लुब्रिकेशन का काम करता है। तो पिता का जैसे ही स्पर्म यहाँ पे आया, स्लीप करके बाहर चला जाता है। जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से प्रोस्टेट ग्लैंड से थोड़ा सा ये आगे डाका या चला, चलने के बाद क्या होगा कि यह जो बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड है, इस रास्ते को चिकना बना देती है, जैसे कि हमारा पित्तीय का स्पर्म है वो जल्दी से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो समझ रहे हैं कि ये जो फिगर से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है कि एम्पुला क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल क्या है, ये सब जो भी है वास डिफरेंशिया रेटिस टेस्टिस, आप लोगों को समझ में आया है। तो यह जो जितनी सारी बातें हैं, इस बातों को हम लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, जैसा कि देख रहे हो कि आप लोग देख रहे हैं ना कि ये सब लिख दिया हूँ, तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तब हम इसको समझा रहे हैं। हाँ, तो देखिए क्या है, ईच टेस्ट इज सस्पेंडेड इनटू स्क्राटम सैक बाई फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटिक कार्ड। तो देखो, जैसा है कि आप लोग फिगर हम बताए थे तो ऐसे समझे थे ना कि मान लो कि यह कोई है, तो पिता का हमारा स्क्राटम ये है ना? तो हमने बताया था कि स्क्राटम भाई बाहर लटका रहता है, तो यह जो कैविटी है, जो खाली स्थान है, इसको बोला जाता है स्क्राटम सैक। क्लियर? स्क्राटम सैक में जो टेस्टी, जैसे देखो ये है, हमने बताया था बीच में यह क्या है, स्क्राटम सेप्टम है ना, और ये क्या हो गया, यह एक और टेस्टीज हो गई। तो यह देखो जो यह जो मतलब टेस्टीज लटकी हुई है ऐसे, यह जो स्ट्रक्चर आया है, इसी को बोला जाता है स्पर्मेटिक कार्ड। मतलब कि टेस्टीज है, हमने बताया तो फिगर याद करना, पीछे वाली वीडियो में बताया था ना कि ये एब्डामेन में रहती है। मतलब कि जो टेस्टीज होती है, आप अगर समझ, यह जो टेस्टी रहती है, यह हमारी मम्मी में जब हम लोग रहते थे, तीसरे महीने से बनना प्रारंभ हो जाता है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तीसरे महीने में। और
ये तो हुआ फॉर्मेशन। और सातवें महीने से एक हफ्ते पहले इसका कंप्लीट भी हो जाती है। यह कंप्लीट बनने के बाद यह डिसेंट लटक जाती है स्क्राटम सैक में। पता था कि जो हमारे जो मेल में टेस्टिस बनता है तीसरे महीने में, एब्डामिनल मतलब ये बताया था ना, रीढ़ की हड्डी है, इसी के मीजोनेफ्रॉनिक वो आगे ओरिजिन कैसे, वो हम लोग को जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ जाओ कि पेट में रहती है। पेट में तीसरे महीने में इसका फॉर्मेशन होता है। सातवें देखो होता है ना कि कोई बच्चा होता है जो सातवें महीने में पैदा हो जाता है, तो सातवें महीने में भी पैदा हो जाता है तो वह कंप्लीट बच्चा कहा जाता है। 32 सप्ताह या 37 सप्ताह लगता ये है, या तो हाँ कंप्लीट सातवें महीने में हो जाता है, या 9 महीने का होगा तब भी वो, लेकिन वो सातवें महीने से पहले ही क्या हो जाता है, ये सर ये इसमें स्क्राटम सैक में आके लटक जाता है। तो ऐसे समझो जैसे स्क्राटम, ये जो स्पर्मेटिक कार्ड है क्या, जैसे हमने बताया था कोई भी आर्गन से उसको जीवित रहने के लिए नियर अबाउट 4 कंपोनेंट तो कंपलसरी चाहिए। जैसे देखो ये हो गया आर्टरी, भाई है ना, एब्डोमिनल कैविटी से आर्टरी आई। अब ये देखो अशुद्ध ब्लड को ले जाने वाली क्या होती है, इम्प्योर ब्लड को वापस ले जाने वाली वेन्स हो गई। और देखो एक हो गया, ये क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ये हो गया। और इनमें भाई चोट चपेट लगे या कोई मैसेज आए तो इसको संवेदी को नर्वस सिस्टम रहेगा। ये हो गया क्या, नर्वस सिस्टम, ये हो गया नर्वस सिस्टम। और यह हो गया वास डिफरेंशियल, है ना कि टेस्टिस से जो पिता के स्पर्म जाता है यूरेथ्रा के अभी जस्ट वाल पीछे वाली वीडियो में था तो वैसे, तो देखो ये उल्टा वासा डिफरेंस ऐसे, ये देखो ये कितने हो गए, 5 स्ट्रक्चर हुए। अब 5 स्ट्रक्चर को मैं देखो एक का पढ़ा है, इसके द्वारा क्या कर दे रहा हूँ, कवर कर दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं कवर कर दिया हूँ इसी को बोलोगे स्पर्मेटिक कार्ड। ठीक, और इसी के नीचे स्पर्मेटिक कार्ड के नीचे प्रीमेस्टर मसल्स होती है। हमने बताया था ना कि जैसे अगर चेहरे पे या शरीर पे कहीं फुंसी निकल जाती तो उनको बड़े परेशान होते यार कि जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन हमारे पिता में यह तो लटका हुआ पार्ट है, उसको वेटिंग महसूस होना चाहिए, लेकिन नहीं होती, तो उस मसल्स का नाम क्या है, प्रीमेस्टर मसल। तो ये स्पर्मेटिक कार्ड हमको समझाना था कि स्पर्मेटिक कार्ड यही है जिसके द्वारा ये क्या है, सभी इसके अंदर है, और मतलब कि लटका रहता है स्क्राटम से। क्लियर, अब देखो, अब समझाते हैं। अब कह रहा है कि साइज, जो इसकी साइज है वह नियर अबाउट जो लंबाई, जैसे यहाँ से मतलब कि पेट से स्क्राटम साइड तक जो भी गया है उसकी लंबाई, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है टेस्टिज की जो साइज है, साइज कितनी लंबी, जो टेस्टिज ये जो फिगर है टेस्टिज साइज कितना, 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना, विड्थ कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर। और शेप जो टेस्टिज का आकार होता है, अवॉइड मतलब अंडाकार होगा या वालनट अखरोट, या वालनट मतलब अखरोट, अखरोट के आकार होगा। और इसका जो वेट होगा नियर अबाउट 15 से 19 ग्राम की होती है, मैक्सिमम 20 ग्राम मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने बताया था कि मीडियास्टिनम को फिगर याद हो, मीडियास्टिनम को जब 5-6 हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया था ना, और हमने बताया था कि 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, और उसके अंदर क्या होता है, थ्री लाइट स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नहीं फिगर में देख गमला लगाया था, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। तो यह कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिंग इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फाउंड नियर अबाउट, मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमने कितना बताया था, 1 से 3 या 1 से 4 मान लो। अगर मतलब अगर मान लो कि 2-3 है तो यह 250 है तो 500 होगा या 750 होगा। अगर 3 मानोगे, अगर 3-3 मानोगे तो कितना हो जाएगा, 900, तो नियर अबाउट मान के चलो 900 है। 700 से ऐसे भी कर सकते, नियर अबाउट 700 से 900। क्लियर, अब देखो कवरिंग, मतलब टेस्टिज को कवरिंग किए हुए हमने 3 लेयर बताई थी ना, 2 तो हमने फिगर में समझा दिया था, और 2 तो हमने समझा दिया था, और एक फिगर ऐसे देखना, थोड़ा सा भूल गए हम। तो ये था ना कि ये देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल ऐसा था फिगर, ये था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, इधर रेटी टेस्टिज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऐसे फिगर देखे थे। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी, फिर जो हाइड्रोसिल बताए थे वेजिनाइलिस था। और देखो जो इनर वाली ये लेयर होती ऐसे होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को ऐसे कवरिंग किए रहते हैं, इनर वाली, इसको बोला जाता है ट्यूनिका वैस्कुलेरिस।
वैस्कुलरिस शब्द से वैस्कुलर सिस्टम से ले लो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धमनी शिरा रहेगी, या तो ऐसे समझो कोई पत्ता उत्ता बड़ा हो तो कई दिन 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अगर मिट्टी पे पड़ा है तो जो टिश्यू होंगे गल जाएंगे, ऐसे उठाओगे तो जाननुमा संरचना। या तो सबसे अच्छा पीपल का सूखा हुआ पत्ता देख लो, ऐसे देखोगे तो नहीं बहुत सारे जाल दिखाई देते, ठीक इसी हाईली वैस्कुलेटेड। तो कह रहा है कि कवरिंग के सबसे बाहर की तरफ कौन है, आउटर ट्यूनिका वेजाइनेलिस, है ना, वेजाइनेलिस। यह विसरल पेरिटोनियम, विसरल देखो शब्द आता है, एक होता है सोमैटिक, होता है विसरल। जो भी मतलब कि यह जो हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हो गए, ये सब क्या है सोमैटिक आर्गन है, लेकिन अंदर के जितने भी आर्गन होंगे वो क्या होंगे, विसरल आर्गन होंगे। तो उनके ऊपर जो लेयर होगी, सीधी सी बात बोल दो, जो अंदर की तरफ विसरल पेरिटोनियम। क्लियर। दूसरा कलर मिडिल, टी लिख दिए, पूरा नहीं लिखे, आप लोग समझ जाना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको हम बताए थे ना, यह कंप्लीट होती है, मतलब टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे हुए और थोड़ा सा सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब टफ होती है, टच करोगे पिता के टेस्टिस को जब हम लोग टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ अंडाकार कोई सॉलिड आर्गन्स है। फिर इनर साइड क्या है, इनर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, वही बात जो हमने बताया था ना कि वही पत्ती पत्ती को देखोगे तो हाईली वेस्कुलेटेड दिखाएगी, तो ये अंदर की तरफ रहती है हाईली वेस्कुलेटेड। इट इज डिवाइडेड इनटू, इट इज का जैसे ये इसके बारे में नहीं, इट इज मतलब टेस्टिज, जो टेस्टिज डिवाइडेड इनटू 250 से 300 कंपोनेंट, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। यही है, हमने तो 3 बनाए, 1 2 3, लेकिन फिर नियर अबाउट कितने रहते हैं, नियर अबाउट मान के चलो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वह 250 से 300, हमने फिगर यहाँ पे बनाया नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा लिख लेना कि 250 से कितना होता है, वीडियो में बताए थे 250 से 300। अब यही समझ लो, यही से अगर 2 मानोगे तो 2 मानोगे तो मैक्सिमम 600, 3 मानोगे 900, सीधा हो गया। तो साढ़े मान सकते 750 से लेकर 700, 750 से लेकर नियर अबाउट 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया क्या जाता है, पहली बात तो हमने बता दिया, 3 से 4 जो शंभुलिंगम वाली किताबें होती हैं, जो पढ़ा आप लोग जब सिलेक्शन लेंगे, हो सकता है एमबीबीएस में जब मेडिकल लाइन में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो किताबें आती हैं वो बताती हैं 1 से 4, हालांकि एनसीईआरटी वो बताती होगी 1 से 3, फिलहाल उसी के आधार पे चलो, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर। फिर देखो क्या पाया जाए, सेल ऑफ लीडिंग, बताया था ना कि जब हम कोई फ्लावर लगाते हैं तो चारों तरफ मिट्टी लगाते हैं, तो उस मिट्टी उसमें कौन सी सेल जो मिट्टी है उसका नाम क्या है, हालांकि इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है, लेकिन अगर फैक्ट नाम पूछा जाए तो सेल ऑफ लीडिंग। इनका काम क्या है, सिक्रीट एंड्रोजन, लिखे हैं टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन मेल एंड्रोजन का नाम होगा टेस्टोस्टेरॉन, जिसको तुम लोग कहते हो मेल हार्मोन, है ना, क्या है टेस्टोस्टेरॉन। अब देखो इसके अंदर और भी ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट, मतलब कि आपको इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट, ये हो गया। अब देखो फिर याद करो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद हमने बताया था रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिड आफ्टर पेनिट्रेशन आप मीडिया स्टीनम, मतलब मीडिया स्टीनम को हमने बताया था ना गुब्बारे की तरफ अंदर की तरफ डालोगे तो वह क्या किस वो था टेस्टिकुलर लोब्यूल। आप देखो उस गुब्बारे से फिर आगे की तरफ जो नेटवर्क बना होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर कई सारी जुड़ जाती, बताए थे पेपर वगैरह में खरगोश का रास्ता दिखा, तो वह जो नेटवर्क जाल नुमा संरचना बना देता है उसी को बोला जाता है रेटी टेस्टिज। क्लियर। अब देखो क्या है वासा इफ्रेंसिया, तो हमने बताया था ना कि उस रास्ते में जब कोई जो स्पर्म पिता का आता था थक जाता था, भूल जाता था रास्ता जाने के लिए, तो वह एक रास्ता था कि जो टेस्टिस से निकलकर एपिडिडाइमिस के पास जाता था, उसी को बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया। यह नियर अबाउट 12 से 15 है, 12 कभी कभी 12 से 16 भी कहते हैं, कभी कभी 12 से 20 भी कहा जाता है। नियर अबाउट हमने मान लिया है कि यह 12 से 15 एक ट्यूबलेस, मतलब एक डक्टलेस ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पे फिगर देखेंगे, फिगर में था कि रेटी टेस्टिस से चला जाता था किसके पास, एपिडिडाइमिस के पास। तो यही कह रहा है कि वासा इफ्रेंसिया जो होती है डक्टलेस होती है और 12 से 15 रेटी टेस्टिस, और खुलती कहाँ, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस,
जिसका नाम आप लोग जानते हो कार्पस इपिडिडाइम, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे। और अब इसके बाद तो इपिडिडाइमिस बचा। इपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंशिया बचा, अभी समझा देना, क्लियर हो जाएगा। जैसे वास डिफरेंशिया तक हम पढ़े थे, इसका भी आप ऐसा ना कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझा दें। हाँ तो बच्चों देखो, नेक्स्ट है इपिडिडाइमिस, जो फाउंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्ट, मतलब प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे ये पाया जाता है। एंड हैव 3 रीजन, जिसके पास इपिडिडाइमिस के 3 रीजन हम बताए थे, क्या था, काउपुट, कार्पस, काउडा, क्लियर ना। तो पहला क्या है, काउपुट, शायद वीडियो में जो समझा रहे थे शायद ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्लियर हम कर रहे हैं कि जो हेड वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, काउपुट इपिडिडाइमिस, जिसको हेड कहते हैं। और वासा इफिरेंशिया इसी में खुलती थी, मतलब नियर अबाउट 12 से 15 बताया था ना, तो वह जो इपिडिडाइमिस के हेड पे खुलती है, तो वासा इफिरेंशिया, क्लियर। अब सेकेंड है कार्पस इपिडिडाइमिस, मतलब कि इपिडिडाइमिस का जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट को हम लोग बॉडी कहते थे। फिर क्या है, लास्ट टेल पार्ट या एंडिंग पार्ट, तो उसको हम लोग को काउडा इपिडिडाइमिस कहते थे। तो क्या, इट ओपन इनटू नैरो ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड वासा डिफरेंशिया, मतलब कि देखे होंगे कि वो थोड़ा सा मोटी पाइप है, मोटी पाइप फिर पतले वाली पाइप में खुलती है, उसको पतले वाले का ना वासा डिफरेंशिया है। अब थोड़ा सा इपिडिडाइमिस थोड़ा सा जान जाओ, मतलब नोट में करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्या, स्पर्म अचीव मेच्योरिटी एंड मोटेलिटी इन एपिडिडाइमिस, मतलब कि जो एपिडिडाइमिस में जो आएगा उसके अंदर क्या मेच्योरिटी आएगी, मोटेलिटी आएगी, मतलब कि वो जो होगा स्पर्म हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा और गतिशील भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मोमेंट की पावर बढ़ जाएगी। और जाओ, हमने बताया था ना टेम्परोरी स्पर्म स्टोर, मतलब एपिडिडाइमिस में हम बताए थे ना कि खा खा के जब पिता का स्पर्म यहाँ पे आता है तो उसको आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेम्परोरी मतलब ये नहीं कि रिजर्वर नहीं कर सकते, बट ये है कि मान सकते हैं कि कुछ समय तक वह क्या करता है, आराम करता है, तो उसी को टेम्परोरी स्पर्म रिजर्व, सो नोन एज रिजर्वर ऑफ स्पर्म बोल दिए। फिर जो एपिडिडाइमिस होता है कुछ ऐसे पदार्थों का स्रावण करता है जिसके द्वारा हमारे पिता का जो स्पर्म है वह नरिशमेंट मतलब पोषण प्रदान करता है, जो आगे की तरफ चलने के लिए वह तैयार हो गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब लास्ट बचा है वासा डिफरेंशिया, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बोर हो जाओगे कि इतना लंबा है, तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वासा डिफरेंशिया समझा देंगे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको अच्छे से इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, चलेंगे नेक्स्ट डे।